हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं बीसीडी एडुकेटर्स। अब तक हमने देखा फॉरेन इंपोर्ट एलसीज किस तरह से काम करती है। फॉरेन इंपोर्ट एलसी में कौन कौन सी डिफरेंट पार्टीज होती हैं और फॉरेन इंपोर्ट एलसी में बिल ऑफ lading किस तरह का होता है। गुड्स पे अगर इशूइंग बैंक को अपना पूरा कंट्रोल रखना है तो बीएल इश्यूड मिड टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक और कंसेंट टू द ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा चार्टर पार्टी बिल ऑफ lading एंड रिस्क एसोसिएटेड विद चार्टर पार्टी बिल ऑफ lading। आज हम बात करेंगे मर्चेंट ट्रेड एलसीज, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एलसीज एंड क्लीन एलसीज। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं मर्चेंट ट्रेड एलसीज से। मर्चेंट ट्रेड एलसीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पार्टी है एमटी मर्चेंट ट्रेडर आईसीटी लिमिटेड जो इंडिया में है, ठीक है, ये इंडिया का टेरिटरी है। ये क्या करता है, गुड्स खरीदता है चाइना से एंड सेल करता है दुबई में। तो गुड्स का मूवमेंट कैसे होता है, चाइना से दुबई। ये होता है परचेज बाय लेग और ये होता है सेल लेग। एंड गुड्स आर नॉट एंटरिंग इनटू द इंडियन टेरिटरी। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मर्चेंट ट्रेड कहलाते हैं। सपोज ये 100 रुपीज में गुड्स खरीदता है और 110 में इधर सेल करता है, तो 10 रुपीज का प्रॉफिट ये अर्न करता है। ही इज सिंपली बाइंग गुड्स फ्रॉम चाइना एंड सेलिंग गुड्स इन दुबई एंड गुड्स आर मूविंग फ्रॉम चाइना टू दुबई। सो एलसी का रिक्वायरमेंट एज वी नो हमेशा बायर को होता है। तो बाय लेग कौन सा है, ये लेग है। तो ये इंपोर्ट लेग के लिए he can open a LC. ICT Limited can open an LC. Okay. सपोज ये लेग के लिए एक LC ओपन करता है, तो LC में हमने देखा विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, द टाइटल ऑफ गुड्स मींस बिल ऑफ lading। अच्छा एक बात बताइए, गुड्स आर मूविंग फ्रॉम चाइना टू दुबई एंड वी आर कॉलिंग डॉक्यूमेंट्स अंडर LC टू, सपोज ये SDI बैंक है, एचडीबी बैंक है, ओके, इंडिया का बैंक है कोई एचडीबी बैंक। इसने एलसी इशू किया, यहां से एलसी के अंडर में डॉक्यूमेंट्स आए, डॉक्स अंडर एलसी। इसने यहाँ पे एनएनपी को डॉक्यूमेंट दे दिया, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स ना, फ्रेमवर्क ऑफ एलसी में ये डॉक्यूमेंट देता है एनएनपी को, फिर वो इशूइंग बैंक को भेजता है। ओके, इसमें सारे डॉक्यूमेंट आ गया, आपका बिल ऑफ lading आ गया, इनवॉइस आ गया, पैकिंग लिस्ट आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन आ गया और एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी सर्टिफिकेट्स ब्ला 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 एज रिक्वायर्ड बाय आईसीटी लिमिटेड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अच्छा एक बात बताइए, जो बीएल आएगा वो मिड टू ऑर्डर ऑफ दिस इशूइंग बैंक आएगा या नहीं आएगा? जनरली नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, चाइना से दुबई हो रहा है। गुड्स की डिलीवरी कहां लेनी है, दुबई में लेनी है। तो ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा कि भाई बीएल पहले यहां आए ओरिजिनल, फिर ये एंडोर्स करे, फिर बीएल ये दुबई वाली पार्टी के पास जाए, फिर ये डिलीवरी ले? ऑब्वियसली नो, इतना सारा लेंथी प्रोसेस जनरली नहीं होता है। यहाँ पे क्या आता है, केवल नॉन नेगोशिएबल कॉपीज आती हैं या कॉपीज ऑफ ओरिजिनल आती हैं। ओरिजिनल बिल ऑफ lading विल डायरेक्टली गो टू दिस पार्टी। तो इस तरह की एलसीज में जनरली द बीएल इज नॉट मेड टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक। दैट मीन्स व्हाट, द कंट्रोल ऑफ द गुड्स, कंट्रोल ऑन द टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट ऑन इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक के पास कंट्रोल ऑफ गुड्स नहीं रहता है, ठीक है। तो जब भी हम मर्चेंट ट्रेड एलसी सैंक्शन करें या इस तरह के क्रेडिट में हमारे पास मर्चेंट ट्रेड एलसीज अप्रीज करने के लिए आती है, तो दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू रिमेंबर, that control of the goods will not be on the
इशूइंग बैंक। सो उस एंगल को ध्यान में रख के हमको इस तरह की एलसीज अप्रेज करनी चाहिए। ठीक है। सो जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है और उसको मर्चेंट ट्रेड एलसी चाहिए, तो उसका जो क्रेडिट अप्रेजल है वो इस एंगल को ध्यान में रख के होना चाहिए। ये गुड्स का जो कंट्रोल रहेगा, जो बीएल का जो कंट्रोल रहेगा, वो बैंक के हाथ में रहेगा या नहीं रहेगा, बीएल कंसाइन टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक होगा या नहीं होगा। तो जब भी हम इस तरह की एलसीज अप्रेज करते हैं तो ये पर्टिकुलर चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए रेगुलर एलसी से थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एलसीज। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इंडिया में एक पार्टी है एवीसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसका बैंकर है एसडीआई बैंक। इसको एक प्रोजेक्ट मिला सऊदी अरबिया में, कुछ ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने का एक प्रोजेक्ट मिला इसको। तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। ये किससे गवर्न होता है? प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट मेमोरेंडम, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है। ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी मैं बाद में एक वीडियो शेयर करूंगा। तो अभी इतना जान लेते हैं कि ये पार्टी को सऊदी अरेबिया में ट्रांसमिशन लाइंस बिछाने के लिए एक प्रोजेक्ट मिला, मतलब ये एक तरह से सप्लायर हो गया उस प्रोजेक्ट का। तो ये एक एक्सपोर्ट हो गया, इसलिए ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर हो गया। ठीक है। अभी इस प्रोजेक्ट में एक मशीनरी की इसको जरूरत पड़ी, जो कि इसको जर्मनी से परचेज करना है और यहाँ पे पहुंचाना है। जर्मनी से परचेज करके सऊदी अरेबिया में उसकी डिलीवरी करनी है, क्योंकि इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। एक जर्मनी से इसको मशीनरी की जरूरत है जो कि सऊदी अरेबिया में इसको डिलीवरी करनी है। तो ये क्या करेगा? जर्मनी से बाय करेगा। ठीक है। और डिलीवरी कहाँ जानी है इसकी? इंडिया में तो आनी नहीं है, तो इंडियन टेरिटरी में तो ये एंटर नहीं करेगी। इसकी डिलीवरी जानी है सऊदी अरेबिया में। ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में ये डिलीवरी करेगा। तो गुड्स और मशीनरी का मूवमेंट कहां से कहां होगा? डी से सऊदी अरेबिया, जर्मनी से सऊदी अरेबिया। अच्छा, ये बाय कर रहा है ये जर्मनी से, तो इस पर्टिकुलर लेग के लिए ही कैन ओपन एन इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। हमने देखा था ना, बायर कैन ओपन एन इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। बायर, ओके, बायर कैन ऑलवेज ओपन एलसी। इसने एसडीआई बैंक को रिक्वेस्ट दिया कि एक एलसी ये जर्मनी वाली कंपनी के फेवर में ओपन कर दीजिए। यू ओपन एन एलसी इन फेवर ऑफ a party in Germany. This party will receive LC, then this party will give document to nominated, negotiating or presenting bank. Then this party will send the document to SDI bank, and accordingly the goods will be coming or moving to Saudi Arabia. इस केस में भी मशीनरी यहाँ से यहाँ जानी है, तो बिल ऑफ लेडिंग कहाँ से कहाँ मूव करना चाहिए? क्या वो ये इशूइंग बैंक के फेवर में आना चाहिए? इन जनरल नो, मोस्ट ऑफ द केसेस में इट विल नॉट कम कंसाइन टू ऑर्डर ऑफ दिस इशूइंग बैंक और मेड टू ऑर्डर ऑफ दिस इशूइंग बैंक। ओके, जनरली द बीएल, ओरिजिनल बीएल विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहाँ पे वो बीएल जाएगा ओरिजिनल, यहाँ पे इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वो बीएल से इस मशीनरी की डिलीवरी ले लेगा। ठीक है। तो इस तरह की एलसीज में भी जनरली द कंट्रोल ऑन द गुड्स और कंट्रोल ऑन द टाइटल ऑफ गुड्स will not be there for SDI bank or issuing bank. That means in project LCs the control on title of goods will not be there for issuing bank. Okay, तो इस तरह की LCs भी जब अप्रेज के लिए आती हैं तो ये पर्टिकुलर एंगल हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कंट्रोल ऑन द गुड्स विच आर अंडरलाइन अंडर एलसी विल नॉट बी ऑन द इशूइंग बैंक।
will not be under issuing bank's control. Okay, तो whenever we appraise this kind of LCs, project LC और merchant trade LC, हमको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि गुड्स पे जो कंट्रोल है वो इशूइंग बैंक का मोस्टली नहीं होगा, क्योंकि गुड्स इंडिया में नहीं आ रहा है, गुड्स सेकंड कंट्री से थर्ड कंट्री में जा रहा है, तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता और इन जनरल आता भी नहीं है। मोस्टली मैं जितने केसेस देखे हैं उसमें इस तरह का ही ट्रांजैक्शन होता है, गुड्स विल नॉट बी इन ऑर्डर टू द इशूइंग बैंक, वो जनरली यहाँ से थर्ड पार्टी के फेवर में ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह की एलसी जहां पे गुड्स पे इशूइंग बैंक का कंट्रोल नहीं है, उन एलसीज को रेगुलर एलसी के साथ सैंक्शन नहीं करना चाहिए। वो एलसीज एक सेपरेट एंगल से उन एलसीज को देखना चाहिए और उनका अप्रेजल उसी तरह से होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज बताइए, रेगुलर एलसी, मर्चेंट ट्रेड एलसी और तीसरा ही प्रोजेक्ट एलसी, इन सब में कुछ डॉक्यूमेंट्स तो पर्टिकुलर आएंगे जो ये शो करेंगे कि ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जैसे इनवॉइस आएगा आपका, पैकिंग लिस्ट आएगी, बिल ऑफ लेडिंग आएगा, चाहे वो ओरिजिनल नहीं आ रहा है ये दो केसेस में, लेकिन आपके पास कॉपीज आ रही है और नॉन निगोशिएबल आ रहा है, दैट मीन्स इट शोज कि कुछ ट्रेड हो रहा है। ओके, ये ट्रेड के लिए काम में आती है। एक तरह की एलसीज होती है, अच्छा यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट आएगा, यहाँ पे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएगा, तो हम देखेंगे कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स आए, इनवॉइस आया है, बिल ऑफ लेडिंग नॉन निगोशिएबल आया है, उसमें पोर्ट ऑफ लोडिंग पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज लिखा हुआ है, इनवॉइस है, कमोडिटी लिखी हुई है, पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, एंड सो मेनी अदर सर्टिफिकेट्स आर देयर। अब एक तरह की और एलसी होती है, इससे पहले एक चीज देखते हैं, ये सारी चीजें जब आएंगी तो इनको पता चल जाएगा ये इशूइंग बैंक को कि भाई ट्रेड हुआ है, ट्रेड के अंडर में जैसा एलसी के अंडर डॉक्यूमेंट मांगे थे उस तरह के डॉक्यूमेंट आए हैं और अकॉर्डिंगली वी हैव टू पे। ओके, तो हमने डिस्कस किया रेगुलर एलसीज, मर्चेंट ट्रेड एलसीज एंड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एलसीज। तीनों एलसीज में हमने एक चीज कॉमन देखी कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, आल्दो रेगुलर एलसीज में बैंक के पास गुड्स का फुल कंट्रोल रहता है, क्योंकि बीएल मीट टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक रहता है और कंसाइन टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक रहता है। मर्चेंट ट्रेड में मोस्टली बीएल कंसाइन टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक नहीं रहता है। इसी तरह से प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में भी मोस्टली बीएल कंसाइन टू ऑर्डर ऑफ इशूइंग बैंक नहीं रहता है। एक तरह की एलसीज और होती हैं जिसमें जो इशूइंग बैंक है वो सिंपल एक डिमांड के ऊपर और एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक ड्राफ्ट के ऊपर पेमेंट करता है। तीनों तरह की जो एलसीज थी, रेगुलर मर्चेंट ट्रेड एंड प्रोजेक्ट, इसमें गुड्स का मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, बट क्लीन एलसीज वो होती है जिनमें बेनिफिशियरी नो नीड टू सबमिट एनी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जहां पे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर सबमिट भी करना है तो वो कॉपी सबमिट कर देता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, बैंक पे बेनिफिशियरी डायरेक्टली ऑन डिमांड और ऑन प्रोड्यूसिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बैंक जो है, जो इस तरह की एलसीज इशू कर रहा है क्लीन, उसका गुड्स के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसका सर्विसेज के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो केवल एक डिमांड के ऊपर बेनिफिशियरी को पेमेंट करता है। सो देयर इज नो प्रूफ ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड दिस काइंड ऑफ एलसी इज मेनली यूज्ड इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड नॉट इन ट्रेड ट्रांजैक्शंस। सर्विसेज में इस तरह की होती है, फी कमीशन पे करना हो तो इस तरह की एलसीज इश्यू होती है। ठीक है, और चौथा क्या है,
पेमेंट कैन बी मेड विदाउट प्रेजेंटिंग एनी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये क्लीन एलसीज है, एक तरह से गारंटी की तरह काम करती है। सिंपल डिमांड पे इशूइंग बैंक को पेमेंट करना हो। क्लीन एलसीज में जनरली बेनिफिशियरी एक डिमांड भेजता है, उसके बेसिस पे इशूइंग बैंक को पेमेंट करना होता है। उसके अंडर में कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स या मूवमेंट ऑफ द गुड्स का कोई प्रूफ इस तरह का हम लोग जनरली डिमांड नहीं करते। ठीक है, ये जनरली सर्विसेज के लिए यूज होती है या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए यूज होती है, मोर और लेस लाइक एक गारंटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो इशूइंग बैंक है उसके लिए रिस्की है। ठीक है, तो रिस्क परसेप्शन इनमें हाई होता है, इसलिए इनको रेगुलर एलसी लिमिट के अंडर अप्रेज नहीं करना चाहिए, इनका अप्रेजल डिफरेंट मैकेनिज्म से होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने मर्चेंट ट्रेड एलसी, प्रोजेक्ट एलसी और क्लीन एलसी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूसीपी 600 एंड इंकोटर्म्स। यूसीपी 600 का अभी हम ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद उसके जो आर्टिकल्स हैं 39 आर्टिकल्स हैं, तो एक एक क्लास में 3-3, 4-4 आर्टिकल्स इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे वो क्या कहता है, एलसी किस तरह से उससे गवर्नेंस रहती है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिएगा बीसीडी एडुकेटर्स पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।